Hello, students. Welcome to the ninth lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, पार्ट 1 देखा था। इस टॉपिक का हमने बेसिक बातें की थी थायराइड ग्लैंड के बारे में। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होती है। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हॉर्मोन्स निकलते थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। एक तो थायराइड हार्मोन निकलता है, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स, यहाँ पे एस लगा देना। और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन। ये दो तरह के हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। एक हो गया थायराइड हार्मोन्स और एक हो गया थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, T3 एंड T4, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आयोडीन एटम प्रेजेंट, ठीक है। T3 में आपको पता है 3 आयोडीन एटम प्रेजेंट होगा, T4 में 4 आयोडीन एटम प्रेजेंट होगा। T4 का ही कॉमन नेम है थायरॉक्सिन, ठीक है। चलिए ये चीज़ याद रखिएगा। और T3 एंड T4 इन दोनों को ही हम एक साथ कहते हैं थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। चलिए याद रहेगा। थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलेंगे? दो तरह के हार्मोन, एक थायराइड हार्मोन, एक थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड हार्मोन फर्दर कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन एटम? दो तरह के, T3 एंड T4, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन किसका प्रोडक्शन होता है, किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा, मतलब सिंथेसिस किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, T3 या T4 का? T4 80% अमाउंट T4 का बनता है, ठीक है। और जो T3 है, बाकी 20% जो बनता है थायराइड हार्मोन, वो T3 बनता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में T4 बनता है, लेकिन T3 ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए जब टारगेट सेल तक T4 पहुंचता है तो T4 भी टारगेट सेल में T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि T4 भी जल्दी से रिएक्ट कर सके और अपना इफेक्ट शो कर सके। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी, याद करो। T3 ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो टारगेट सेल पर जाकर जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी अपना इफेक्ट शो करेगा। अब T4 जब टारगेट सेल तक पहुंचता है तो T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि T4 को भी तो ज़्यादा रिएक्टिव होना है ना। तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना एक आयोडीन मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा T4 और T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन, इसका एक और नाम होता है कैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन को शॉर्ट में हम TCT कहते हैं। अब सुनो, जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, ये आयोडोथायरोनिन नेचर के होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड से, ठीक है। आइडोथायरोनिन नेचर के होते हैं T3 एंड T4। वहीं बात करें थायरोकैल्सिटोनिन की, तो ये पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। 32 कंसिस्ट ऑफ 32 अमाइनो एसिड। मैंने कहा था 32 अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, ठीक है। कौन? ये थायरोकैल्सिटोनिन। ऑलराइट, थायरोकैल्सिटोनिन एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है और इस पेप्टाइड में 32 अमाइनो एसिड होती है, ठीक है। और उसी पेप्टाइड के डेरिवेशन से, ठीक है, उसी पेप्टाइड के मॉडिफिकेशन से, ठीक है, डिराइव्ड होता है कौन? थायरोकैल्सिटोनिन। समझ में आ रहा है? तो चलो आगे देखिए। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 जो होते हैं, ये आइडोथायरोनिन नेचर के होते हैं। और मैंने कहा था आइडोथायरोनिन नेचर वाले हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो T3 एंड T4 हार्मोन भी लिपिड सॉल्युबल होंगे, यानी कि ये बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ। जब भी ये T3 एंड T4 अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगा तो कहाँ पे बाइंड करेगा? टारगेट सेल पे, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के अंदर में, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में रिसेप्टर होता है T3 एंड T4 का। तो न्यूक्लियस के अंदर जाके ये जो हार्मोन है T3 एंड T4 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, T3 एंड T4 आर आइडोथायरोनिन in nature, they are lipid soluble hormone and they binds with intracellular receptor। ये सारी चीज़ें अब आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ लिपिड soluble hormone, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। इनफैक्ट जैसे मैं बोल दूँ कि आइडोथायरोनिन नेचर के हार्मोन है, तो मैं पहले आपको पढ़ा के आया हूँ कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का एग्जाम्पल होता है आइडोथायरोनिन हार्मोन। और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझाया था। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हमेशा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नया पढ़ा रहा हूँ मैं, सब बातें बताई हुई है आपको, ओके। थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये पेप्टाइड नेचर के हार्मोन होते हैं, और मैंने आपको कहा था पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। ये किससे बाइंड करेगा? बाइंड विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जैसे ही थायरोकैल्सिटोनिन अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगा, टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट
रिसेप्टर के साथ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बाइंड करेगा और जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन पे फॉर्म होगा। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जो थायराइड हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड का, उसको सिक्रीट कौन करती है? फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑलराइट, पोर्शन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू है थायराइड फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो थायराइड फॉलिकल्स के जो फॉलिकुलर सेल्स है वो सिक्रीट करेंगे इन थायराइड हार्मोन को, ठीक है। चलिए, और थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन कौन करता है? पैराफॉलिकुलर सेल, जो कि स्ट्रोमल टिश्यू का पार्ट है। ओके, चलिए, थायराइड हार्मोन का एग्जाम्पल है, ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है, बीएमआर को रेगुलेट करती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है ये हार्मोन, ठीक है, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला हार्मोन भी इसे कहते हैं थायराइड हार्मोन को, क्योंकि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। अच्छा, ये बीएमआर होता क्या है अभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। बस अभी के लिए याद रखो, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक तरीके से कंट्रोल करता है, तो इसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला हार्मोन भी कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। चलो, मस्त फ्लो बन रहा है ना? अरे फ्लो क्यों नहीं बनेगा, सारी बातें तो मैं आपको बता के आया हूँ, यहाँ पे आपका भी रिवीजन हो रहा है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। चलिए, तो कैल्सिटोनिन जो होता है ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। जैसे यानी कि हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा, रेगुलेट करेगा और डिक्रीज कर देगा हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको थायरोकैल्सिटोनिन और थायराइड हार्मोन का बेसिक फंक्शन बताया। अब सुनो, थायराइड हार्मोन को हम डिटेल में लेंगे, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन को आप भूल जाओ, जितनी थायरोकैल्सिटोनिन के लिए इतनी बात याद रखो, आपके लिए बहुत है। लेकिन थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, जो कि T3 एंड T4, ठीक है, थायराइड हार्मोन के कुछ और फंक्शंस हम समझेंगे, ठीक है। फंक्शन समझने के बाद फिर हम डिसऑर्डर्स भी समझेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो पहले फंक्शन समझते हैं थायराइड हार्मोन का। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, तो बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलीज्ड थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के बारे में। सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, और वो है रेगुलेट्स बीएमआर। पहले मैं आपको बता के आया हूँ, इट रेगुलेट बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर होता है द नंबर ऑफ कैलोरीज आवर बॉडी बर्न्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। उसी को हम कहते हैं हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मतलब बेसिक, मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। मेटाबॉलिक जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक, जैसे हम अभी, जैसे मैं अभी बैठा हुआ, मैं एकदम अभी रेस्टिंग कंडीशन में हूँ। जब मैं रेस्टिंग कंडीशन में होता हूँ ना, उस समय भी मेरी बॉडी जो है वो कैलोरीज को बर्न कर रही होती है, ठीक है, ताकि एनर्जी मिले, ठीक है, एटीपी मिले, एनर्जी मिले, और मेरे बॉडी का जो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है वो पूरा हो सके। जैसे इनफैक्ट जब आप सो जाते हो, नींद में होते हो, रेस्टिंग कंडीशन में होते हो, आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, तब भी आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल ही रहा होता है, तब भी आपके अंदर जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है। फूड का ऑक्सीडेशन चल रहा होता है। इनफैक्ट जब आप सोते रहते हो तब आपकी ब्रेन जो होती है वो कभी नहीं सोती। जब आप सो रहे हो आपका शरीर रेस्ट पे, लेकिन तब भी आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव है, राइट। ब्रेन एक्टिव है, आपको वो सपने आते हैं, ड्रीम्स, राइट। आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब कोई भी सेल अगर आपके बॉडी में एक्टिव है, कोई भी सेल अगर जीवित है, तो वो एनर्जी के वजह से, तो उस समय भी वो कोई ना कोई एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। आप, मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी बैठ गया तो मेरा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा, और जब मैं चलना शुरू करूँगा, दौड़ना शुरू करूँगा, तभी मेरा हार्ट फिर से ऑन हो जाएगा। ऐसा अगर ये ऑर्गन ऑफ हो गया हार्ट, तब तो निकल लिए, ठीक है। तो हमेशा हार्ट जो है, लिवर जो है, ब्रेन जो अपना फंक्शन करता रहता है, ठीक है। और इन सब ऑर्गन फंक्शन कर सकें, यानी इन सब ऑर्गन के सेल्स फंक्शन करते हैं। इन सब ऑर्गन के सेल्स इसलिए फंक्शन करते हैं क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है, ऑलराइट। जिससे एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, कैलोरीज बर्न होता है, हमारे हम जो खाते हैं फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बनता है, और जो हमारी जो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है, ऑलराइट, वो सब चलता रहता है, अंदर में परफॉर्म होता रहता है,
तो इसे हम कहते हैं हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है। ऑलराइट, द नंबर ऑफ कैलोरीज आवर बॉडी बर्न टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन, ठीक। ऑलराइट, उसे हम कहते हैं हमारी बीएमआर। ऑलराइट, और इस बीएमआर को ही रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन, यानी कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हमारा बॉडी को एनर्जी, मतलब हमारे सेल्स को एनर्जी कैसे मिलती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। याद करो, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, राइट। ग्लाइकोलाइसिस, सब पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। तो हमारा जो सेल है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, ऑलराइट। फैट्स का भी ब्रेकडाउन होता है, फैट्स का भी ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमेशा सेल का रहता है कि वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो हमारा सेल फैट से एनर्जी लेगा, और बहुत रेयर कंडीशन में ही हमारा जो सेल होता है वो प्रोटीन से एनर्जी लेता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आ रहा है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन, हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, ऑलराइट। तो रेगुलेट बीएमआर, इसीलिए हम थायराइड हार्मोन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करने वाला हार्मोन भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे सुनिए, जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी कि ये एक हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन है, हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है थायराइड हार्मोन, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दे रहा है, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा, ये आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। एडवांस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, हमारे ब्लड में आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक। चलिए आगे, इंक्रीजेस फूड ऑक्सीडेशन, ये फूड ऑक्सीडेशन भी कराएगा। देखो, जब फूड ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। सुनो, फूड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इंक्रीजेस फूड ऑक्सीडेशन, सो एटीपी एंड कैलोरी एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब फूड ऑक्सीडेशन होगा तब एटीपी प्रोड्यूस होगा, कैलोरी बनेगा, ठीक है, और कैलोरी को फिर हम बर्न करेंगे, ऑलराइट। हीट, उससे हीट रिलीज होगा, तो एटीपी, कैलोरी, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फूड ऑक्सीडेशन। देयरफॉर थायराइड हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज कैलोरोजेनिक हार्मोन, कैलोरोजेनिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि फूड ऑक्सीडेशन कराता है, एटीपी, कैलोरी एंड हीट का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। तो जब फूड ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखो ये हमारा सेल है, मान लो ये हमारा एक बॉडी का सेल है, ठीक है। अब इस सेल में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, सेल के अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है। अब इस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो उससे हमें एटीपी मिलेगा, कैलोरी मिलेगा, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होगा। और यही हीट जब प्रोड्यूस होगा तो यही हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, यही हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखेगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऑप्टिमम, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, जो कि ऑप्टिमम है, ठीक। तो हमारे बॉडी को वार्म भी रख रहा है, ठीक है। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, फूड ऑक्सीडेशन बढ़ा दे रहा है, सेल को एनर्जी मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। होम्योस्टैसिस 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखेगा हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये जो फीमेल्स के अंदर थायराइड हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अब इसका मतलब समझिए, देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल के अंदर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और आपको पता है थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को थायराइड हार्मोन रेगुलेट करेगा इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए फीमेल के अंदर 4 तरह के हार्मोन होते हैं, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एक और जोड़ दो, थायराइड, थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन मिलकर क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। चलिए आगे देखिए,
थायरॉयड ग्लैंड एडवांसेस बॉडी ग्रोथ, हमारे बॉडी ग्रोथ को ये क्या करेगा, एडवांस कर देगा, प्रोमोट करेगा, एक्सेलरेट कर देगा हमारे बॉडी ग्रोथ को। मैंने कहा था ह्यूमंस के अंदर आफ्टर बर्थ 3 तरह के ग्रोथ होते हैं, 3 तरीके से ग्रोथ होता है। एक तो उस ह्यूमन का फिजिकल ग्रोथ होगा जिसमें उसकी हाइट बढ़ेगी, मसल्स का ग्रोथ होगा, बोन का ग्रोथ होगा। एक उस ह्यूमन का मेंटल ग्रोथ होता है और दूसरा उस ह्यूमन का सेक्सुअल ग्रोथ होता है। तो आफ्टर बर्थ ह्यूमन में 3 तरह का ग्रोथ होता है। फिजिकल ग्रोथ जो है वो आपको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, रिवाइज करा रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन के अंदर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कराता है। लेकिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला, सिक्रीट होने वाला थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर हर तरह का बॉडी ग्रोथ कराता है, फिजिकल भी, मेंटल भी और सेक्सुअल भी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन के अंदर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कराएगा, लेकिन थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुआ है, ये ह्यूमन के अंदर फिजिकल ग्रोथ कराएगा, मेंटल ग्रोथ कराएगा और सेक्सुअल ग्रोथ भी कराएगा। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, अब थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम अभी पढ़ेंगे वो है क्रेटिनिज्म। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, हम एक डिसऑर्डर थायराइड ग्लैंड का पहले ही पढ़कर आए, याद करो, सिंपल गोइटर। किस लिए होता है सिंपल गोइटर, थोड़ा रिवीजन कराता हूँ। आयोडीन की डिफिशियंसी से, आपको पता है आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। ठीक है, और अगर आयोडीन आपके ब्लड में कम हो जाए, आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, और आपके शरीर में आयोडीन की कमी कब होती है, जब आपके डाइट में आयोडीन की कमी होती है, आपके खाने में आयोडीन की कमी है, तो आप वो खाना खाओगे तो आपके शरीर में आयोडीन की कमी आएगी, आपके शरीर में आयोडीन की कमी आएगी तो आपके ब्लड में आयोडीन की कमी आएगी, आपके ब्लड में आयोडीन की कमी आएगी तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाएगा, क्योंकि उसके पास सही से आयोडीन नहीं पहुंचेगा, तो वो फूल जाएगा ताकि वो आयोडीन ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसके पास आयोडीन की कमी है, क्योंकि आपके ब्लड में आयोडीन की कमी है। तो थायराइड ग्लैंड फूल जाता है बिकॉज ऑफ द आयोडीन कमी इन योर ब्लड, और थायराइड ग्लैंड फूल गया, कॉलर लाइक हो गया, इसी को हम कहते हैं सिंपल गॉइटर डिजीज। ठीक है, सिंपल गॉइटर डिजीज। 2 टर्म समझाने जा रहा हूं। हाइपोथायरोडिज्म एंड हाइपरथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म का मतलब क्या है, लो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सॉरी, लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन का लो सिक्रीशन है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म। आपके शरीर में कम है थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायरोडिज्म। आपके शरीर में जितना थायराइड हार्मोन होना चाहिए था उससे ज़्यादा है। ठीक है, जितना अमाउंट होना चाहिए था उससे ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म। सिंपल गोइटर क्यों हो रहा था, हाइपोथायरोडिज्म के कारण। आयोडीन डिफिशियंसी हो गई थी, आयोडीन डिफिशियंसी हो गई थी जिसके कारण से थायराइड हार्मोन जो था वो कम हो गया था, थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है उतने अच्छे से नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके शरीर में आयोडीन की कमी, तो थायराइड हार्मोन बन ही नहीं रहा, थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा तो आपके शरीर में कमी हो जाएगी थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो हाइपोथायरोडिज्म। तो हाइपोथायरोडिज्म जो है सिंपल गोइटर कॉज करवा रहा है। ठीक है, और उसका बेसिक रूट क्या है, जड़ क्या है उस बीमारी का, आपके शरीर में आयोडीन की कमी होना। ठीक, अब आते हैं क्रेटिनिज्म पे। क्रेटिनिज्म क्या है, ये भी हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन से होता है। हाइपो मतलब लो, ठीक है, लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि अगेन हाइपोथायरोडिज्म के कारण ही क्रेटिनिज्म होगा। किस में होगा, अब ये चाइल्ड स्टेज के समय होगा। चाइल्ड में बेसिकली आपको ये क्रेटिनिज्म वाला बीमारी देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर, अडल्ट के अंदर नहीं होता। ठीक है, बच्चों के अंदर होता है क्रेटिनिज्म। ठीक है, बच्चे के अंदर अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए थायराइड हार्मोन का, ठीक है, तो जो कंडीशन आती है, जो डिजीज़ होती है, उसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। अब बच्चे के अंदर कैसे आ गया देखो, हो सकता है बच्चे के अंदर जो आयोडीन, बचपन में जब वो छोटा रहा होगा तो आयोडीन की कमी रही होगी, आयोडीन की कमी रही होगी उसके डाइट में, तो हाइपोसिक्रीशन, मतलब तो क्या हुआ, थायराइड हार्मोन कम बना होगा तो हाइपोसिक्रीशन हो गया होगा थायराइड हार्मोन का, तो इसीलिए बच्चे के अंदर क्या हो गया, क्रेटिनिज्म वाली डिजीज़ हो गई।
ठीक है। या तो एक और कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के समय मदर के अंदर कमी हो जाए थायराइड हार्मोन की, तो उसका इफेक्ट फीटस पे भी आता है। फीटस क्या है, जो डेवलपिंग बेबी है मदर के वूम पे, तो जो मदर के वूम के अंदर, तो ये जो फीटस बेबी है इसके अंदर भी हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली, यानी कि बेबी के अंदर भी जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मदर के अंदर कमी हो गई, मदर को आयोडीन सही से नहीं मिल रहा। ठीक है, मदर को आयोडीन सही से नहीं मिला तो बच्चों के अंदर भी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है कंडीशन आ जाएगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। तो जो ग्रोइंग बेबी था, जो जिसका मदर के वोम में था, उसका डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा, डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जितना अच्छे से एडवांस होना चाहिए था बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ग्रोइंग बेबी का डेवलपमेंट रुक जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कैसा हो जाता है? स्टंटेड हो जाता है बच्चा का जो ग्रोथ। अगर चाइल्ड स्टेज में मान लो 2 से 3 साल की उम्र में अगर किसी बच्चे के अंदर क्रेटिनिज्म हो गया तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसका ग्रोथ क्या हो गया? रुक गया है। ठीक है, डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है बोन और मसल का। ठीक है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो रुक गया है, हाइट जो बढ़ना था वो रुक गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? लेस एडवांस्ड, समथिंग विच इज लेस एडवांस, तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेड। ठीक है, तो मेंटली उतना अच्छा उसका विकसित नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी इंटेलिजेंट कम होगी, बच्चे की लो इंटेलिजेंट होगा। एबनॉर्मल स्किन होगा, स्किन कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ड्राई स्किन हो जाएगा। डेफ म्यूटिज्म, अब देखो, 2 से 3 साल की उम्र में क्रेटिनिज्म हो गया बच्चे के अंदर, तो उससे क्या होता है? बच्चा जो होता है बहरा हो जाता है, डेफ हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 साल की उम्र में अगर एक बच्चा बहरा हो गया, तो बताओ जब ये बच्चा 18 साल का होगा या 12 साल का होगा, 12 साल या 16 साल का जब होगा, तो क्या ये ढंग से बोल पाएगा? क्योंकि इसकी स्पीच डेवलपमेंट हुई नहीं है। इसका वोकल कॉर्ड एकदम सही है, साउंड बॉक्स एकदम ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, नहीं, वोकल कॉर्ड एकदम चंगा है, लेकिन जस्ट बिकॉज बचपन में इसने सही से ABCD बोलना ही नहीं सीखा, वर्ड कैसे बनाया जाता है, वर्ड फॉर्मेशन ही नहीं सीखा बचपन में, इसकी जो लैंग्वेज की जो जिस लैंग्वेज पे जो ग्रास्प होती है, जो पकड़ होती है, वही नहीं बनी इसकी बचपन में, क्योंकि ये 2 से 3 साल की उम्र में ही बहरा हो गया ये। ठीक है, तो उसके वजह से जब ये बड़ा होगा तो गूंगा भी हो जाएगा। डेफ मतलब क्या? बहरा। म्यूटिज्म मतलब क्या? गूंगा। अब गूंगा इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि यहाँ इसके वोकल कॉर्ड में कुछ डिफेक्ट है, नहीं, गूंगा इसलिए हो गया क्योंकि बचपन में ये बहरा हो गया था, तो इसने स्पीच फॉर्मेशन सीखा ही नहीं, ABCD ढंग से सुना ही नहीं, बोलना ही नहीं सीखा, बचपन में बोलना नहीं सीखा, तो बड़ा हो गया तो बहरा हो गया, बहरे को क्या ही सिखाओगे आप? तो डेफ म्यूटिज्म। ऑलराइट, चलिए, मतलब जो जो डेफ होते हैं ना, उनको आप स्पीच उतने अच्छे से नहीं सिखा पाओगे। राइट, स्पीच फॉर्मेशन कैसे सिखाओगे? वो ABCD सुन ही नहीं पा रहा तो वो बोलेगा कैसे? ठीक है, चलिए, मिक्सोडीमा की बात करते हैं, जिसे गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है, ये भी अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन अडल्ट स्टेज। ठीक है, अडल्ट स्टेज में क्या हो गया? हाइपोसिक्रीशन हो गया थायराइड हार्मोन का। ठीक है, तो हम कहते हैं मिक्सोडीमा। याद करो, क्रेटिनिज्म कब होता है? चाइल्ड स्टेज में, और मिक्सोडीमा कब होगा? एडल्ट स्टेज में। होता क्या है? आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो घट जाएगी, क्योंकि देखो थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है कम है, हाइपोसिक्रीशन है। थायराइड हार्मोन ही आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। अब थायराइड हार्मोन ही कम बन रहा है तो आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी। और अगर फीमेल्स के अंदर मिक्सोडीमा हुआ तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है थायराइड हार्मोन जो है वो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अभी बोला था मैंने, LSH, FH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड थायराइड हार्मोन, और ये सारे के सारे हार्मोन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और अगर थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो इरेगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ अलर्टनेस। लैक ऑफ अलर्टनेस, जो फोकस कंसंट्रेशन होगा वो उतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में, अपने मतलब मस्त मगन रहेगा अपनी सोच में, अपने ध्यान में, तो लैक ऑफ अलर्टनेस होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रेटिनिज्म एंड मिक्सोडीमा के बारे में समझा। दोनों के दोनों क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन, यानी कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन चाइल्ड स्टेज में हुआ है तो क्रेटिनिज्म, और यही अगर एडल्ट स्टेज में हो जाए तो मिक्सोडीमा। अब समझते हैं कि हाइपर थायरॉयडिज्म से क्या होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उसके वजह से कौन सी डिजीज होती है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनिए स्टूडेंट, एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, या फिर इसे एक्सोप्थैल्मिक गोइटर भी कहा जाता है। सिंपल गोइटर होता है बिकॉज ऑफ हाइपोथायरोडिज्म। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर होता है बिकॉज ऑफ हाइपरथायरोडिज्म। ठीक है, कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो गया। हाइपोथायरोडिज्म कंडीशन की वजह से जो डिजीज आती है उसे हम कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। Exophthalmic goiter is a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland। इसमें भी जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाएगी। ठीक है। प्रोट्रूडेड आईबॉल, आईबॉल जो है प्रोट्रूड हो जाएंगे, बड़ी सी हो जाएंगे। देखो इस तरीके से, ये देखो, ये जो लेडी है इसकी जो आईबॉल है देखो एकदम बाहर की तरह निकल रही है। ठीक, ऑलराइट। इंक्रीज्ड बीएमआर एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ गया, और थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है बीएमआर को। अगर थायराइड हार्मोन कम है तो बीएमआर लो होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो बीएमआर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी जल्दी होगा उस पर्सन के अंदर जिसको ग्रेव्स डिजीज़ है। ठीक है, इंक्रीज्ड बीएमआर। ऑलराइट, चलिए लॉस ऑफ वेट। अब देखो बीएमआर बढ़ गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया उस पर्सन के अंदर, तो उसका वेट जो है लॉस होगा, स्वेटिंग होगी। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, हाई बीएमआर है तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, थकावट भी महसूस होगी, रेस्टलेसनेस। ठीक है, चलिए रेस्टलेसनेस क्यों? क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक रेट है ज़्यादा है, तेज़ है। ठीक है, तो थकावट हो जाएगी। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं कि आपकी मेटाबॉलिक रेट एकदम बहुत अच्छी है तो आप एकदम बहुत यही होगे, क्या कहते हैं, एकदम स्पीडी होगे। राइट, थकावट भी आ जाती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बीएमआर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी वेट घटने लग जाती है ना, तो वेट जब घटेगी, ठीक है, तो रेस्टलेसनेस तो आएगा ही। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर सुनिए, थायराइड ग्लैंड के कैंसर से क्या होता है? ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ऑलराइट, क्या होगा, जो रेट ऑफ सिंथेसिस होगा एंड सिक्रीशन होगा थायराइड हार्मोन का वो बढ़ जाएगा टू एबनॉर्मल हाई लेवल, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरोडिज्म। ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। आपको पता है हाइपरथायरोडिज्म किस तरीके से बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है? ज़्यादा थायराइड हार्मोन हो गया तो बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, तो ये अगर कैंसर होता है थायराइड ग्लैंड का, या जो जो थायराइड ग्लैंड के जो नोड्यूल्स है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। और बढ़ेगा कितना? एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल बहुत हाई लेवल पहुंच जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल हाइपरथायरोडिज्म। ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे हमने डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड समझा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर ये जो लेक्चर है हमारा होता है समाप्त। आई होप आपको थायराइड ग्लैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड थायराइड ग्लैंड कंप्लीट किया। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।